चलिए आज की हमारी नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। यह केस स्टडी क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड टेलीकास्टिंग टावर। अ वॉचमैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 2 minutes later, the angle of depression was found to be 60 degree. The watchmen suspect that some terrorists are approaching the tower. It needs half a minute for the watchman to inform the security staff so that it may alert. ठीक है। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मैन बैठा है, ये देख रहा है कि ये कार आ रही है, उसे लग रहा है कि शायद इसमें कोई टेररिस्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने पर उसे उसके कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कार को देखने पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे देखिए, जब कॉन्सेप्ट क्या होता है डेप्रिशिएट या एलिवेशन एंगल्स का, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट अप की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर आप वहीं से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं या लाइन ऑफ साइट नीचे होती है, डाउन की तरफ होती है, तब आपका एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन बनता है। और ये बोथ द एंगल्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही बनेगा। फाइन। तो अब होता क्या है, यहाँ पर वो ऊपर बैठा है तो नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, डेप्रिशिएशन। ठीक है। तो अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डेप्रिशिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द सेम ऑब्जेक्ट इज। अभी अभी मैंने बताया है आपको कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से अप और डाउन में जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ए, फर्स्ट का 1, यानी कि ए का फर्स्ट। फाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है, और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्लियरली ये नहीं पता चल रहा कि वो हमें अप साइड के बारे में पूछ रहा है या डाउन के बारे में पूछ रहा है। फाइन। तो अगर हमारे पास यहाँ कहीं लिखा होता कि बाय द लाइन साइड ऑफ अप या डाउन, राइट, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर दे देते हैं। ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो डू नॉट से एनीथिंग आएगा। फाइन। लेकिन अगर हम वैसे देखें जनरली, अगर मैं यहाँ पे अप लिख दूँ तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एलिवेशन वाला। और अगर मैं यहाँ डाउन लिख दूँ, कहीं स्टेटमेंट में डाउन लिखा आ जाए है या नीचे की तरफ वो बता दे कि हाँ जी किस साइड हम देखा जा रहा है, तो तब जो एंगल आएगा वो डेप्रिशिएशन आएगा। ठीक है। तो आप अपने पेपर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है। तो मैं इसका आंसर अभी आपको टिक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम इसका आंसर टिक करेंगे। फाइन। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। ठीक है। तो सी पार्ट क्या है, हाउ मच टाइम द कार विल टेक टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है। तो इस पार्ट को करने के लिए पहले हमें हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ड्रामेटिकली बताना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास जो केस स्टडी थी वो क्या थी, ये वाली। ठीक है। ये थी आपकी केस स्टडी। फाइन। तो यहाँ पे देखिए, हमें बताया गया है, जो चीज़ बताई गई है हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, और कुछ हमें लेट भी करना पड़ेगा। जो देखते हैं क्या है, हम साथ साथ करते हैं इसको। ठीक है। फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे आप कीजिए, जैसे आपने लिखा कि लेट ए बी द टावर। इससे पहले मैं डायग्राम बना दूँ आपके लिए, तो लिखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक टावर है, ये ए है, ये बी है। फाइन। ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। यानी कि जहाँ पे कार जो है आपकी वो आ रही है। ठीक है। यहाँ से वो हमें जो हमारी जो स्टेटमेंट्स है या हमारा जो केस स्टडी है उसमें मेंशन है कि यहाँ से वो 2 एंगल्स बना रहा है। ठीक है। एक तो 60 डिग्री बना रहा है, और यहीं से एक हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, थोड़ा सा दूर जाकर यहाँ आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, दोनों ही एंगल नीचे की तरफ बन रहे हैं, यानी कि दोनों ही एंगल आपके डेप्रेशन है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आपको देखना है नीचे या ऊपर, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, इस पॉइंट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठ के मैं ऊपर की तरफ देखती तो एलिवेशन वाला एंगल बनता, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ कार को, तो ये मेरा डेप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है, और तो इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम इसे लेट कर लेते हैं। जो इसकी हाइट है वो हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इस टावर की, जहाँ पर वो ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सी पॉइंट दे देती हूँ कोई भी। ठीक है, अब देखिए हमें ना बताया गया है कि जब तक तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रही है गाड़ी, और तब तक जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, लेकिन 2 मिनट बाद, यानी कि गाड़ी 2 मिनट तक यूनिफॉर्म स्पीड में गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 2 मिनट लेटर जो हमारा एंगल है वो चेंज हुआ है। 2 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ डेप्रेशन वाज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, 2 मिनट के बाद, यानी कि 2 मिनट तक यहाँ से गाड़ी चलकर यहाँ तक एक ही स्पीड में गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि जो हमारी स्पीड थी वो x किलोमीटर थी, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2x हो जाएगी। तो मैं इसको साथ साथ लिखती हूँ। ठीक है, तो लिखने से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट क्या किया था हमने, ए बी द टावर लिख दे, ए बी द टावर ऑफ हाइट कितनी है, h मीटर। ठीक है, h मीटर हो गई। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखाएगा C एंड D, यहाँ पे पॉइंट दीजिए। D जो आएगा आपका B द पोजीशन ऑफ कार एट एन एंगल ऑफ, कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये मुझे पता है, डेप्रेशन एंगल बन रहा है मेरा। ठीक है, डेप्रेशन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ऑफ कौन कौन से, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये दोनों ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है एग्जाम्स में लिखने। ठीक है, तो आगे आएगा हमारा, हम कर लेते हैं लेफ्ट द स्पीड, मान लेते हैं कार की कितनी थी, द स्पीड ऑफ कार बी एक्स क्या, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा ये। एंड जो टाइम है टी है वो मैंने कितना मान लिया, y मिनट। ठीक है, जो क्या करने के लिए, विल बी टेकन बाय द कार टू कवर कौन सी डिस्टेंस बीट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा लेबलिंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने कार की स्पीड कितनी मानी, x किलोमीटर है ना, तो x किलोमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग मानी, तो यहाँ से मेरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होती है, ठीक है, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मेरा स्पीड का फार्मूला होता है। तो मेरे पास देखिए स्पीड है, टाइम है, यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं BD की बात करूँ, x किलोमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग मेरी कार जा रही है, तो ये वाली जो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, XY आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 2 मिनट लेटर जो है वो एंगल चेंज हुआ, यानी कि 2 मिनट तक इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब जो x किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही हमारी गाड़ी चल रही थी, लेकिन टाइम यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। फाइन, तो ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है वो 2x आ जाएगी, ये डिस्टेंस है जो XY आ जाएगी। फाइन, तो अब हम जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जो CD है वो मेरी 2x आ जाएगी, कितनी, किलोमीटर। फाइन, अब जो टाइम टेकन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसका रीज़न कि ये कैसे आई है,
ठीक है, ये रीजन है कि टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस सी डी इज 2 मिनट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। फाइन, स्पीड इनटू टाइम लगाकर हमने यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाकर हमने क्या डिस्टेंस फाइंड आउट की थी। तो ये इसका रीजन है, ठीक है, कि ये सी डी 2x कैसे आई। अब हमारे पास और क्या गिवन है, जो बी डी है वो मेरे पास एक्स वाई किलोमीटर है। अब हम क्या लेते हैं, नाउ ट्राइंगल देख लेते हैं कि कौन कौन सा बन रहा है। अब ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है मेरे पास। तो इन दोनों की हेल्प से हम कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेंगे, ठीक है। अब ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, ट्राइंगल ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे देखिए मेरे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, ठीक है, हमें पता है कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा लगा सकती हूँ यहाँ पर मैं, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है एग्जैक्टली, मतलब ना ही तो एक्स पता है हमें, ना ही वाई पता है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ से हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सके वो वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस कर दीजिए, बेस है हमारा बी और सी, ठीक है। अब हम एक पेपर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमारे पास टेन थीटा क्या आया, आई थिंक इट्स विजिबल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो टेन थीटा आया वो बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस आया, यानी कि ए बी ओवर बी सी आया, ठीक है। अब मैं बी सी को दो फॉर्म में लिख सकती हूँ, बी डी प्लस सी डी लिख सकती हूँ, ठीक है। और टेन थर्टी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, टेन थर्टी होती है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा जो है मेरे पास 30 है ना, थीटा 30 है मेरे पास, इसलिए मेरे पास टेन 30 बनेगा यहाँ पर। टेन 30 इज इक्वल टू ए बी को, ए बी यहाँ पे बी सी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके लिख दिया, कौन कौन सा, बी डी प्लस सी डी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 यहाँ हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी को हमने क्या लिया था, एच लिया था, यहाँ देखिए ए बी को एच लिया था। फाइन, तो ए बी की वैल्यू एच रख दीजिए, हाइट, और यहाँ देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस एक्स वाई आ जाएगी, दोनों को प्लस करके लिखना है हमने। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2x आ गया। फाइन, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1/√3, थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, यहाँ पे h, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, y प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी मेरे को किसी की भी वैल्यू नहीं मिली है। फाइन, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, जो सेकंड जो राइट एंगल ट्राइंगल था वो कौन सा था हमारे पास, यहाँ देखिए 60 डिग्री वाला, ठीक है। ये कौन सा है, ए डी बी ले ले, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। फाइन, यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे 1060 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 1060 मतलब ए बी ओवर बी डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1060, ठीक है, ए बी, ठीक है, ओवर बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फाइन, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी की, अब देखिए 1060 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1060 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1060 होती है √3, ठीक है, 30 का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू फिर से एच आ जाएगी, और बी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स इंटू वाई आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सही करके लिख लें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें देखिए h/x बन रहा है, यहाँ पर h/x बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा हम उसी फॉर्म में सेट करके लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ h/x रहने दूँ तो ये y मेरा इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा 3y = h/x बन जाएगा, ठीक है। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से
HY की H/X की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ H/X इन इक्वेशन 1। फाइन, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू H/X की वैल्यू जो है वो √3 इंटू वाई हो जाती है। ठीक है, ये √3/y अपॉन में क्या है y+2 है। सेम ये √3 इंटू वाई हो गया अपॉन y+2 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से y+2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 यहाँ से √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू वाई बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y को दूसरी साइड ले जाइए तो ये 2 इज इक्वल टू 2y बच जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 मिनट। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मिनट, क्योंकि हमने y को क्या माना था, टाइम माना था, राइट, इसलिए 1 मिनट। ठीक है, अब जो कार है वो कितना टाइम लेगी 1 मिनट लेगी टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कार को 1 मिनट लगेगा। फाइन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आई नो ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपका बहुत कम टाइम कंज्यूम करेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फाइन, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, डी में क्या है, Suppose a distance between ball and a tree is 10√3 meter and one person is sitting at the top surface of a tree. Find the angle in which the observer see the ball. ठीक है, अब कोई पर्सन है भाई, ट्री के ऊपर जाकर बैठ गया, नीचे बॉल पड़ी हुई है, नीचे बॉल पड़ी को देख रहा है। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस वगैरह वो हमें गिवन है, तो हमसे पूछा है कि जो एंगल है वो कितना बन रहा है। अब देखो एंगल तो डेफिनेशन ही बनेगा, नीचे देख रहा है। फाइन, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगेन आई नीड अ पेपर, तो चलिए इसी पर ही सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा डी पार्ट में, तो एक डायग्राम ऐसे नहीं बनाते, हम अपने तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसे इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जी। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ से नीचे देख रहा है। ठीक है, ये किसी एंगल से देख रहा होगा, तो ये एंगल कौन सा बनेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है और ये हमें 10√3 मीटर गिवन है, राइट, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो अब कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो साइड्स गिवन है, तो यहाँ पर मैं कौन सा क्या लगा सकती हूँ, टेंजेंट 10 लगा दूँ। ठीक है, tan थीटा लगा दूँ। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है हमारा, अभी हमने पिछले पार्ट में किया है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है BC है, इसको B दे दीजिए, इसको A दे दीजिए, नाम इसका नाम लिख दीजिए, तो ये BC है अपॉन AB आ जाएगा। ठीक है, BC अपॉन AB में देखिए BC मेरा 10 है, ये 10√3 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ से 10 तो 10 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो आपको पता है tan थीटा में 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, अभी हमने पीछे किया है, कौन से एंगल पे होती है 30 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो यहाँ से थीटा मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट क्या कहता है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अबव द टावर डिक्रीज देन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर। ठीक है, क्या होगी लेंथ। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वो बोल रहे हैं अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अबव द टावर, ठीक है, टावर के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको अगर आप डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो शेडो है वो आपकी बढ़ जाएगी।
ठीक है, आपकी शेडो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, राइट। आई होप ये आपको समझ में आई होगी केस स्टडी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।